नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। एनसीईआरटी सार, जी हाँ, एनसीईआरटी का निचोड़ हम लोग पढ़ रहे हैं। सार संग्रह 10 वीडियो आपको मिल चुका है और यह 11वां वीडियो है। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। 5 से 4 वीडियो आपको और मिलेगा। प्राचीन इतिहास खत्म। आपको पता है दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, एनसीईआरटी सार संग्रह से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर इसको आप वीडियो के माध्यम से अगर बता दें तो पढ़ने वाला जो लोड है, जो बोझ है, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो इसके पहले 10 वीडियो आप देख ले जा करके। प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह करके। वहाँ आप पढ़िए और पीडीएफ अगर चाहिए उसका तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, 0 रुपया फ़ी है। वहाँ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, तमाम पीडीएफ पढ़े हैं, सारा पीडीएफ। अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस वालों के लिए विशेष रूप से मैं क्लास करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दे रहा हूँ और ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। निःशुल्क सब कुछ मिल रहा है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार अपना नाम रोशन करें तो वीडियो को देखिए और पढ़िए, ईमानदारी से सिलेक्शन पक्का होगा। पहला प्रश्न आज का वीडियो होगा, इसमें मौर्य के बाद तथा गुप्त के बाद। अच्छा, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये दोनों, लेकिन पता है ना, ये दोनों मिर्ची टाइप का टॉपिक है। जैसे मिर्ची छोटा होता है लेकिन खाओ तो कितना लगने लगता है, वैसे ये दोनों टॉपिक छोटा छोटा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। चलिए, अभी बिहार दरोगा में भी आया था इन टॉपिक से क्वेश्चन, बीच में मिलेंगे, बताएंगे हम। चलिए, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक जो था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। किस वंश का? सातवाहन। आंध्र सातवाहन के राजाओं की सबसे लंबी सूची, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वह मत्स्य पुराण से मिलती है। किस पुराण से मिलती है भाई? मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तब आपको अमरावती लगाना है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था भैया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ध्यान दीजिएगा, यहां पूछता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंध है? गौतमी पुत्र सतकर्णी का तो बताएंगे सातवाहन वंश। चलिए, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। पूछता है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो बताएंगे 78 ईस्वी। और इसी से शक संवत की शुरुआत हुई। इसी से शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी। चलिए, प्रश्न संख्या 6, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो जारी किए थे वह कुषाणों ने किए थे। किसने? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? अभी आपने देखा कि शक संवत की शुरुआत हुई है 78 ईस्वी और विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व, और 78 और 57 को जोड़ दीजिए तो 135 वर्ष। तो दोनों याद रखिएगा, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी। दोनों का अंतर, दोनों को जोड़ दीजिएगा। आप कहेंगे सर जोड़ेंगे क्यों? तो 1 ईस्वी पूर्व का है बाबू और 1 ईस्वी बाद का है बाबू। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे। 8, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद देखिए, अभी जो भारत में मौर्य वंश था वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मौर्यों का विकास दक्षिण भारत में बहुत कम था, कहीं कहीं पर ही था, है कि नहीं? कहीं कहीं भागों में मौर्य अपना फैलाए थे।
पूरे दक्षिण भारत में नहीं फैलाए थे। लेकिन जो सातवाहन था, आंध्र सातवाहन, यह दक्षिण में भी प्रभावशाली था। तो जब पूछा जाए कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली, तो बताएंगे सातवाहन। अच्छा, मौर्यों का कुछ प्रभाव था दक्षिण भारत में, ऐसा मत सोचिए कि मौर्य केवल उत्तर भारत में था। कुछ कुछ प्रभाव, मतलब कहीं कहीं जो था वह दक्षिण में था उनका प्रभाव। अब आप पढ़ेंगे बाद में तो चंद्रगुप्त मौर्य सरलोल बेलगोला कर्नाटक में भी जाते हैं, अपना आखिरी सांस उन्होंने वहीं लिया था, तो थोड़ा बहुत था। लेकिन जब मौर्य समाप्त हो गया तो दक्षिण भारत में सातवाहन वंश नंबर 1 रहा। शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किसने किया? तो हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। याद रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, ये सब हैं जो मौर्य के पहले और बाद दोनों आपने देख लिया, आपने ध्यान दिया। चलिए प्रश्न संख्या 10। कनिष्क को चीनी जनरल ने पराजित किया था। कनिष्क को कौन चीनी जनरल था वो पराजित किया था? उसका नाम था पांचाऊ। क्या नाम था? पांचाऊ। आपको पता है कि चीन वालों का नाम चिंग चोंग फिंग फोंग ऐसे ही रहता है, तो उसका नाम था पांचाऊ। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? अब आपको पता है कि चीनी जनरल कैसे हराया होगा कुषाण को, क्योंकि इसने अपनी सीमाएं बाहर तक फैलाई। तो भाई बाहर जब लड़ने जाएंगे तो मामला तो गड़बड़ होगा ही, ठीक ना। चलिए, कुषाण होगा इसका आंसर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? अभी आपको हमने बताया है कि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, दोनों का अंतर 135 वर्ष। ध्यान दीजिए, विक्रम संवत 57। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो यह चेदी वंश से संबंधित है। खारवेल महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, चेदी वंश। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। प्रश्न संख्या 15। अफगानिस्तान में स्थित बमियान किस लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान में जो बमियान है बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। बमियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 16। किसके सिक्कों पर मातृदेवी, मात्र नहीं मातृ मतलब माता, मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? तो यह कुषाण शासकों के सिक्कों पर मिलता है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर हुआ है? तो बुद्ध का जो अंकन है वह कनिष्क के सिक्कों पर किया गया है। किसके सिक्कों पर? कनिष्क ने जो सिक्का चलाया था उनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। योधे नहीं है, योधे है। योधे सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का चित्रांकन मिलता है। प्रश्न नंबर 19। भारतीय और यूनानी काल के समीकरण को कौन सा नाम दिया गया है? भारतीय और यूनानी काल के समीकरण को गांधार शैली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गांधार शैली। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो प्राचीन भारत में अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए तो बताएंगे कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। चलिए, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? यही प्रश्न बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। चरक किसके दरबार में था? तो आपको पता है कि चरक जो था वह कनिष्क के नाम दरबार में था। ध्यान दीजिएगा, कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कड़क था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध में 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। जो उत्तर भारत में रह गए थे वो महायान थे और जो दक्षिण भारत में चले गए थे वो हीनयान थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 23। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या करके ही हुआ? तो आपको पता है कि शुंग वंश का यह दशा हुआ था। किसका? शुंग वंश का। चलिए, प्रश्न संख्या 24। भारत की यूनानी शासकों में किसके स्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक सुरक्षित हैं? तो यूनानी शासकों में मिनांडर का जो स्मृति है वो सुरक्षित रखा गया है।
सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कडफिसेस, किसको? भीम कडफिसेस को। कुजुल कडफिसेस नहीं, वो संस्थापक था। भीम कडफिसेस को दिया जाता है श्रेय। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तो नागभट्ट के द्वारा किया गया, राजधानी कन्नौज में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो दंती दुर्ग के द्वारा, मान्यखेट में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। गुप्तोत्तर काल भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? गुप्तोत्तर काल में घोड़े का आयात किया जाता था बहुत संख्या। मौखरी शासकों की जानकारी, मौखरी शासकों की राजधानी तो कन्नौज है, मान्यखेट नहीं कन्नौज है, ध्यान दीजिएगा कन्नौज। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ? तो बाल विवाह मतलब छोटे में ही विवाह कर दिया जाता था, कुषाण काल में ऐसा हुआ था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो सिंचाई जो कर था उसको विद्यक भगम, विद्यक भगम नहीं, विद्यक भगम। नाम टेढ़ा है, थोड़ा नाम लेने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी शताब्दी में बंगाल किस लिए प्रसिद्ध? तो तीसरी शताब्दी में बंगाल लोहे के उपकरण यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान माना जाता है तो प्रतिष्ठानपुर को। पुराणों की अगर बात माने तो चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान है वो प्रतिष्ठानपुर को माना। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट कौन है? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल 606 से 641 यानी 35 वर्ष। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? स्थानांतरित कन्नौज में। कहाँ की? कन्नौज में। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद, बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र औरंगाबाद। बाणभट्ट जो थे औरंगाबाद के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त अभियान को किसने रोका? हर्ष ऐसा शासक था कि लगातार जीतते जा रहा था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उसको रोका, हराया। ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो अपने बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, कमेंट करिए कि बिहार के किस जिले में। बहुत ही ईजी है, आराम से कर देंगे। ह्वेनसांग किस राजा के समय भारत आया? तो हमने पहले भी चर्चा किया है कि ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ओके, चलिए। भारत में नारियल की खेती का प्रारंभ सातवाहन काल से ही हुआ है, ध्यान देना है। किसने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? तो वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कहाँ में? प्रयागराज और कन्नौज में 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था हर्षवर्धन। 43 कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए किया गया है। किसके लिए? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में भूमि का स्वामित्व था। 45 भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत की बात की जा रही है तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। चलिए। 46 भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की? भीनमाल की यात्रा जो है वह ह्वेनसांग ने किया। किसने किया है? ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया? तो इत्सिंग जो है वह 672 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। 48 नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला दुष्ट पापी चोट्टा कौन था? वही बख्तियार खिलजी था। दुष्ट पापी चोट्टा इसलिए हम कहें क्योंकि उसने शिक्षण संस्थानों को नष्ट किया था। शिक्षण संस्थान ऐसा संस्थान है दोस्तों जहां हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग जाते हैं। मंदिर मस्जिद को नष्ट कर रहे थे तो चलो कि ये धर्म के, किसी धर्म के प्रति उनकी दुश्मनी रही इस वजह से, लेकिन शिक्षण संस्थान को नष्ट करना ये समझ के कि वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही है। अरे शिक्षण संस्थान तो ऐसा संस्थान होता है जहाँ आप कोई भी जाकर के शिक्षण ग्रहण कर सकता है। तो इस वजह से ही मैंने उसके लिए इतने कटु शब्द का प्रयोग किया है। आप लोग लाइक का बटन दबा करके समर्थन करिएगा कि हमने सही बोला है कि नहीं। बख्तियार खिलजी था। किस काल में
जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल पढ़ रहे हैं, उत्तर गुप्त काल में जजमानी जो प्रथा था वो शुरू। 50 नंबर प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न। ह्वेनसांग की भारत यात्रा, जो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, इसकी भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, सूती वस्त्र किस नगर से सबसे प्रसिद्ध था? कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था ह्वेनसांग के समय जहां से सूती वस्त्रों का उत्पादन हो रहा था? तो वह था मथुरा। कहां था? मथुरा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस को देखा, अच्छे से समझा, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पाठशाला विद के टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर के लिंक पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइएगा, ज्वाइन होकर के वहां से पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।